तो दोस्तों आज की हमारी फिल्म का नाम है एस्केप रूम। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक रूम में फंसा हुआ होता है और वो जल्दी से इस रूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि ये रूम धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था और अगर वो इससे बाहर नहीं निकला तो वो यहीं मर जाएगा। देन तभी मूवी का सीन कट होता है और हमें 3 दिन पहले शिकागो सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें जोई नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि फिजिक्स की बहुत अच्छी स्टूडेंट होती है और नेक्स्ट डे से उसकी हॉलीडे होने वाली है। इसी वजह से जोई का प्रोफेसर उसे इस हॉलीडे में अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने को कहता है क्योंकि जोई एक शाई किस्म की लड़की होती है। फिर हमें बेन को दिखाया जाता है जिसे कि हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था। बेन एक ग्रोसरी स्टोर पर स्टॉक बॉय का काम करता है लेकिन वो कैशियर की नौकरी करना चाहता है, लेकिन बेन की ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की हैबिट की वजह से उसे वो नौकरी नहीं मिलती। देन हमें जैसन को दिखाया जाता है जो कि एक स्टॉक ब्रोकर होता है। अब इन तीनों को ही अपने जानकार लोगों से एक बॉक्स मिलता है जिसे खोलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन वो तीनों अपने अपने बॉक्स खोल लेते हैं। उस बॉक्स के अंदर एक इनविटेशन होता है और ये इनविटेशन एक मिनोस नाम की कंपनी का होता है जो कि एस्केप रूम बनाते हैं, यानी कि भूल भुलैया वाले गेम। और अगर ये वो गेम जीतते हैं तो उन्हें $10,000 की प्राइज मनी का इनाम मिलेगा। इसीलिए तीनों के तीनों वहां पर जाने का फैसला करते हैं। जब बेन वहां पर पहुंचता है तो उसे बिल्डिंग के बाहर अमेंडा नाम की लड़की मिलती है जो कि एक सोल्जर थी। वो भी वहां पर गेम में पार्टिसिपेट करने आई थी। जब अमेंडा बिल्डिंग के अंदर जाती है तो उसे एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जो उन्हें वेटिंग रूम में वेट करने के लिए कहता है। तभी अमेंडा को लिफ्ट में एक लड़का मिलता है जो अपना नाम डैनी बताता है। जब वो रूम में आती है तो वहां पर जोई, जैसन और माइक पहले से ही बैठे होते हैं। माइक एक ट्रक ड्राइवर होता है जिसे सेम इन लोगों की तरह इनविटेशन मिला था। उसके बाद वहां पर बेन भी आ जाता है और वो सभी वहां पर गेम मास्टर की वेट करने लगते हैं। बेन कहता है कि जब तक गेम मास्टर नहीं आता तब तक मैं बाहर जाकर एक सिगरेट पी कर आता हूँ। और जैसे ही वो दरवाजे का हैंडल घुमाता है तो हैंडल उसके हाथ में आ जाता है और जहां पर वो हैंडल लगा हुआ था वो एक टेम्परेचर कंट्रोल बटन की तरह होता है। और डैनी कहता है कि मुझे लगता है कि गेम स्टार्ट हो चुकी है, यही एस्केप रूम है। और अब ये सब के सब यहाँ पर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। यहाँ टेबल पर बहुत सारी मैगजीन होती हैं और ये सारी की सारी मैगजीन डॉक्टर वू टैन यू के नाम आई होती हैं। इन्हें यहाँ पर एक किताब भी मिलती है जिस पर लिखा होता है फ़ारेनहाइट 451 जो कि एक टेम्परेचर है। ये देखते ही जोई दरवाजे के पास जाकर वो टेम्परेचर कंट्रोल पर 451 सेट कर देती है और जैसे ही वो ऐसा करती है तो छत पर बहुत सारी लाल रंग की लाइट्स जल जाती हैं। दरअसल ये हीटिंग रॉड होती हैं जिनसे रूम का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तभी जोई को एक कप दिखता है जिस पर लिखा था कि डॉक्टर वुटियन कहते हैं कि हमेशा कोस्टर्स यूज करो। दरअसल कोस्टर्स को ग्लास के नीचे रखा जाता है और जब जोई टेबल की तरफ जाती है तो वहां पर कोस्टर्स होते हैं और जब वो एक कोस्टर को दबाती है तो वहां पर एक दरवाजा खुल जाता है जो कि एक रास्ता होता है। इसके बाद ये 6 के 6 कोस्टर को दबाते हैं और वहां पर एक रास्ता खुल जाता है, लेकिन ये सब के सब बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि इन्हें इन कोस्टर्स को दबाकर रखना होगा। अगर कोस्टर्स को छोड़ते हैं तो दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। इसीलिए जोई यहाँ पर पानी के गिलास भरकर रख देती है और इसके बाद ये यहाँ पर 6 के 6 कोस्टर्स पर पानी के गिलास रख देते हैं जिससे वो रास्ता खुला रहता है। और जैसे ही ये इस रास्ते से दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो यहाँ पर एक धमाका होता है, बट इनकी जान बच जाती है और ये 6 के 6 दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं। ये रूम भी अंदर से लॉक होता है और इसका जो लॉक होता है उसके लिए इन्हें पासवर्ड चाहिए जो कि 7 अल्फाबेट का होगा। यहाँ पर दीवार पर एक जगह पर लिखा होता है यू विल गो डाउन इन हिस्ट्री। तभी बेन को याद आता है कि वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ अपनी कार में यही गाना गा रहा था और इस गाने में एक नाम आता था जो कि है रुडोल्फ। बेन उनको रुडोल्फ ट्राई करने को कहता है जिससे कि वो लॉक खुल जाता है और ये सभी कमरे से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा और जमा देने वाला होता है। इन्हें यहाँ पर पहाड़ भी दिख रहे थे और डैनी जब आगे जाता है तो वो देखता है कि ये सब एक इल्यूजन है। दरअसल ये एक 3D इमेज होती है और सामने सिर्फ एक स्क्रीन थी और जैसे ही वो स्क्रीन को हाथ लगाता है तो नीचे से एक खिड़की खुल जाती है जिससे बहुत ठंडी हवा अंदर आना शुरू हो जाती है। और अगर ये इस रूम से जल्दी बाहर नहीं निकले तो सब के सब यहीं पर जम जाएंगे। इन्हें यहाँ पर एक दरवाजा मिल जाता है, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए इन्हें चाबी को ढूंढना होगा और जब ये चाबी ढूंढना शुरू करते हैं तो सबसे पहले इन्हें एक जैकेट मिलता है। ये समझ जाते हैं कि 6 लोगों के लिए यहाँ पर एक गर्म जैकेट क्यों रखा है क्योंकि ये आपस में इन
सबको लड़वाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग फैसला करते हैं कि ये जैकेट को एक एक कर कर पहनेंगे। सबसे पहले जैकेट जोई को दिया जाता है। यहाँ पर इन्हें एक फिशिंग रॉड भी मिलती है और जब वो फिशिंग रॉड की तार को पानी के गड्ढे में डालते हैं तो वो बहुत गहराई तक जाता है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि पानी बहुत गहरा है। उस फिशिंग रॉड पर कुछ भी नहीं अटका था। वहीं दूसरी तरफ जोई को दिखाया जाता है। जोई को जैकेट की पॉकेट में कंपास मिलता है, जिस पर वो नॉर्थ डायरेक्शन को फॉलो करते हुए एक बर्फीले भालू तक पहुंच जाती है, जो कि पूरी तरह जमा हुआ था। और जब वो उसके मुंह के अंदर हाथ डालती है तो उसे एक मैग्नेट मिलता है। वो मैग्नेट को लेकर इन पांचों के पास आती है और इसके बाद वो फिशिंग रॉड की तार पर मैग्नेट लगाकर पानी के अंदर डालते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि मैग्नेट पर कुछ चिपक गया है। जब वो उसको ऊपर खींचते हैं तो देखते हैं कि लोहे की सलाखों के बीच एक आइस क्यूब होता है, जिस आइस क्यूब के अंदर एक चाबी होती है। ये सब बहुत कोशिश करते हैं लेकिन आइस क्यूब को तोड़ नहीं पाते। बेन के पास एक लाइटर था। डैनी उसके पास लाइटर लेने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही बेन उसे लाइटर देता है तभी बर्फ टूटने से डैनी पानी के अंदर गिर जाता है। पानी का बहाव बहुत तेज होता है, जिस वजह से वो गड्ढे से आगे चला जाता है और डैनी की मौत हो जाती है। ये सब के सब बहुत घबरा जाते हैं। डैनी के साथ लाइटर भी डूब गया था और अगर इन्होंने चाबी को नहीं निकाला, दरवाजा नहीं खोला तो कुछ ही घंटों में इन सब की भी मौत हो जाएगी। डैनी ये सब डिसाइड करते हैं कि बर्फ को बॉडी की गर्मी से पिघलाते हैं और ये बर्फ को पिघलाना शुरू कर देते हैं और कई घंटों तक ऐसा करने के बाद ये चाबी को निकाल लेते हैं। ये चाबी से डोर को अनलॉक करते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। डैनी ये देखते हैं कि पीछे का दरवाजा खुल गया है और अब ये सब दरवाजे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बर्फ टूटना शुरू हो जाती है लेकिन ये सब बच जाते हैं और चौथे रूम में पहुंच जाते हैं। ये एक पोल रूम होता है जहाँ पर हर एक चीज उल्टी होती है। सारा सामान उल्टा रखा होता है, यानी कि छत नीचे होती है और फर्श ऊपर होता है। तभी इन्हें यहाँ पर एक दरवाजा दिखाई देता है जिसका हैंडल नहीं होता। ये समझ जाते हैं कि अगर इन्हें इस चौथे रूम से बाहर निकलना है तो इन्हें उस दरवाजे का हैंडल ढूंढना होगा। ये देखते हैं कि ऊपर एक पोल टेबल है जिस पर 8 नंबर वाली बॉल नहीं है और यहाँ पर इस कमरे का जो नाम होता है वो होता है 8 बॉल पोल रूम, यानी कि इन्हें 8 नंबर वाली बॉल को ढूंढना होगा। अमेंडा ऊपर चढ़ जाती है। वहाँ पर उसे एक तिजोरी मिलती है जिसे खोलने के लिए इन्हें 4 डिजिट का पासवर्ड चाहिए होगा। तभी नीचे के फ्लोर का कुछ हिस्सा नीचे गिर जाता है और नीचे बहुत गहराई होती है। वहीं जोई एक बुक शेल्फ को देखती है जो कि एक पजल होता है और वो उस पजल को सुलझा देती है जिससे इन्हें तिजोरी का कोड मिल जाता है। अमेंडा तिजोरी को खोलती है और उसके अंदर 8 नंबर वाली बॉल निकाल लेती है। दरअसल ये दरवाजे का हैंडल होता है, लेकिन अब उसे दूसरी तरफ जाना होगा जहाँ पर इसके बाकी के साथी होते हैं। वो पोल टेबल पर लटक कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती है और तभी उसकी जेब से 8 नंबर वाली बॉल नीचे गिर जाती है। वो बॉल को उठाने के लिए नीचे कूदती है और जल्दी से बॉल को उठाकर जैसन की तरफ फेंक देती है और तभी नीचे का फ्लोर गिर जाता है। वो एक टेलीफोन की तार को पकड़कर लटक जाती है और तभी वो तार टूट जाती है और अमेंडा की नीचे गिरने से मौत हो जाती है। इसके बाद बचे हुए चारों लोग दरवाजे को खोलकर इस रूम से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट रूम बिल्कुल एक हॉस्पिटल की तरह होता है। वहाँ पर हॉस्पिटल के 6 बेड होते हैं। इन 6 बेड के ऊपर एक एक फाइल होती है और ये फाइल उन्हीं 6 लोगों की होती है जो इस गेम के लिए चुने गए थे, जिनमें से अब 4 ही जिंदा बचे हैं। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि इन सब की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा हादसा हुआ था जिसमें सभी लोग मारे गए थे, लेकिन उस हादसे में से सिर्फ यही बचे थे, यानी कि ये सब बहुत लकी थे। और इस गेम को बनाने वाले को इनकी लाइफ के पास्ट के बारे में सब कुछ पता है। और तभी यहाँ पर इन्हें हाथ की उंगलियों के कुछ एक्सरे मिलते हैं। जब ये उन एक्सरों को देखते हैं तो बेन बताता है कि ये साइन लैंग्वेज है, मेरा एक भाई सुन नहीं सकता और ये बात इन लोगों को भी पता होगी, इसीलिए उन्होंने हमें ये एक्सरे क्लू के रूप में दिए हैं। और इस साइन का मतलब होता है EKG। और अब ये यहाँ पर EKG मशीन ढूंढना शुरू कर देते हैं और तभी इन्हें EKG मशीन मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर ये देखते हैं कि टीवी पर 5 मिनट का टाइम लग चुका है, जिसके खत्म होते ही यहाँ पर जहरीली गैस छोड़ दी जाएगी। तो यहाँ पर लगे सभी कैमरास को तोड़ना शुरू कर देती है, क्योंकि उसका मानना है कि अगर वो उस गेम को बनाने वालों के हिसाब से चलते गए तो कभी भी इस गेम से बाहर नहीं निकल पाएंगे और उन सब की मौत हो जाएगी। और तभी यहाँ पर चल रहे रेडियो से आवाज आती है, टेस्टिंग योर लिमिट्स, यानी कि अपनी लिमिट्स को टेस्ट करो। वहीं जैसन को दिखाया जाता है जो माइक और बेन को कहता है कि अगर हम इस EKG मशीन को अपने हार्ट से कनेक्ट करें और सही हार्ट रेट आ जाए तो दरवाजा खुल जाएगा। वो सबसे पहले बेन पर ट्राई करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। जैसन समझ जाता है कि हमें हार्ट बीट को बढ़ाना होगा, इसीलिए वो माइक को कन्वेंस कर लेता है कि वो उसे एक इलेक्ट्रिक शॉट देगा ताकि उसकी हार्ट बीट बढ़ जाए। और जब वो उसे इलेक्ट्रिक शॉट देता है तो उसकी हार्ट बीट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे दरवाजा तो नहीं खुलता लेकिन माइक की मौत जरूर हो जाती है। थोड़ा टाइम सोचने के बाद जैसन को समझ आ जाता है कि उसे
उसे हार्ट बीट को बढ़ाना नहीं बल्कि कम करना है। इसीलिए वो ईकेजी मशीन को अपने हार्ट से कनेक्ट करता है और यहाँ पर अब जहरीली गैस भी निकलना शुरू हो जाती है। जैसन अपने दिमाग को पूरी तरह शांत कर लेता है और धीरे धीरे उसकी हार्ट रेट कम होनी शुरू हो जाती है और कुछ ही देर बाद दरवाजा खुल जाता है। बेन और जैसन दरवाजे से दूसरी तरफ निकल जाते हैं, लेकिन जोई उनके साथ नहीं जाती क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अगर वो उन लोगों के हिसाब से चलेगी जो इस पूरी गेम को कंट्रोल कर रहे हैं तो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। और इन दोनों के बाहर निकलने के बाद जोई भी यहाँ पर बेहोश हो जाती है और ये दोनों दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बेन जैसन को कहता है कि तुमने अपनी जान बचाने के लिए माइक को मार दिया और आज से कई साल पहले भी तुम्हारे दोस्त की और तुम्हारी समंदर में नाव पलट गई थी और तुम्हारे पास उस वक्त एक ही लाइफ जैकेट थी और तब तुमने अपने दोस्त को मार दिया होगा। जैसन इस बात को एक्सेप्ट करता है तभी इन्हें यहाँ पर एक गोल्ड हैंडल दिखाई देता है जिसे ये घुमाने लगते हैं और उसको घुमाने से एक ढक्कन खुल जाता है। ये देखते हैं कि इनके हाथों पर कोई लिक्विड लग गया है। दरअसल ये बहुत ही खतरनाक ड्रग्स होता है जिससे इन दोनों को ल्यूजन्स आने शुरू हो जाते हैं और उस ढक्कन पर लिखा था कि इसका एंटीडोज भी इसी रूम में है। ये दोनों एंटीडोज ढूंढना शुरू कर देते हैं। बेन को एंटीडोज मिल जाता है। बेन जैसन को बता ही रहा था कि मुझे एंटीडोज मिल गया है, पर जैसन सिर्फ अपने बारे में सोचता है और उस पर हमला कर एंटीडोज छीनने की कोशिश करता है, पर बेन उसकी ये हरकत देखकर उसे धक्का मारकर अपने आप को एंटीडोज लगा लेता है और इस कमरे से बाहर निकल जाता है। जैसन की यहीं पर मौत हो जाती है। वहीं जोई को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल रूम में थी। वहाँ पर उस रूम को ठीक करने के लिए दो आदमी मास्क पहनकर आते हैं और जोई वहाँ पर जिंदा होती है क्योंकि उसने ऑक्सीजन मास्क पहनकर अपने आप को जिंदा रखा था। जोई उन दोनों पर हमला कर देती है। वहीं अब बेन दूसरे कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पर दरवाजे पर उसे 4 डिजिट का कोड डालना होगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और ये वही सीन होता है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। यहाँ पर उसे एक किताब मिलती है जिस पर कुछ लिखा होता है जिसके हिसाब से यहाँ पर घड़ी होनी चाहिए, लेकिन इस रूम में कोई भी घड़ी नहीं होती। तभी वो देखता है कि यहाँ पर कुछ तस्वीरें होती हैं जो कि घड़ी की सुई की तरह इशारा कर रही होती हैं, जिससे उसे कोड पता चल जाता है और वो दरवाजे का कोड डालकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। और अब उसके सामने गेम मास्टर आता है जो इस गेम को कहीं और टेलीकास्ट कर रहा होता है। वो बेन को कहता है कि हम हर साल इसी तरह के कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं जिसमें हम हर साल अलग अलग कैटेगरीज के लोगों को लेते हैं। पिछले साल हमने एथलीट्स को लिया था और उससे पहले हमने साइंटिस्टों को लिया था। जिस तरह घोड़ों की रेस पर पैसा लगाया जाता है, ठीक उसी तरह दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग एस्केप रूम में पैसा लगाते हैं और जिस पर वो पैसा लगाते हैं अगर वो जीत गया तो उन्हें अरबों डॉलर्स का फायदा होता है। बेन को लगता है कि अब तो वो गेम को जीत चुका है और अब वो यहाँ से जा सकता है, लेकिन तभी गेम मास्टर बेन को मारने की कोशिश करता है और तभी यहाँ पर जोई आ जाती है और पीछे से उस पर गोली चला देती है, लेकिन गेम मास्टर बच जाता है और वो वापस जोई पर हमला कर जोई को पकड़ लेता है। लेकिन तभी बेन गेम मास्टर के सर पर बोतल से हमला करता है जिससे जोई उससे बच जाती है और तभी बेन गन उठाकर गेम मास्टर को गोली मारकर खत्म कर देता है और दोनों एस्केप रूम की बिल्डिंग से निकल जाते हैं। बेन काफी जख्मी हो चुका था, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। 24 घंटे के बाद जब बेन थोड़ा ठीक हो जाता है तो जोई पुलिस के साथ वापस उस बिल्डिंग में आती है, लेकिन इस बिल्डिंग में कोई भी सबूत नहीं होता और न ही वो रूम होते हैं। सबका सब गायब हो चुका था और पुलिस डिटेक्टिव बेन और जोई की बातों पर यकीन नहीं करते। इसका कारण ये भी होता है कि बेन की बॉडी में ड्रग्स की मात्रा पाई गई थी। यहाँ पर जोई को दीवार पर नो वे आउट लिखा दिखता है। जोई समझ आती है कि जो डॉक्टर वुटेन यू का नाम उन्हें गेम में देखने को मिला था वो कोई नाम नहीं था, बल्कि उसका मतलब है नो वे आउट, यानी कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। डेनिस के 6 महीने बाद जोई बेन से मिलती है और उसे न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाती है जिसमें उनके चारों साथियों की मौत की खबर होती है जो पूरी तरह झूठी होती है। जोई बेन को बताती है कि अगली गेम मैनहट्टन की एक बिल्डिंग में होने वाली है जिसके बारे में मुझे पता है और मेरे पास हम दोनों के लिए फ्लाइट टिकट है। और वहीं हमें मैनहट्टन में दिखाया जाता है जहाँ पर अगले एस्केप रूम की तैयारी चल रही होती है और साथ ही इनके पास बेन और जोई की टिकट्स की इंफॉर्मेशन भी होती है कि वो कौन सी फ्लाइट से आने वाले हैं और यहीं पर मूवी एंड होती है। तो दोस्तों ये थी एस्केप रूम मूवी की कहानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल किलर एक्सप्लेनर को जरूर सब्सक्राइब करें।